नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और 21% से बनेगी सरकार, जी हाँ, ये सवाल उठ रहा है और इसी पे आज जवाब तलाश करेंगे, क्योंकि यूपी की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल 21% दलित वोट बैंक आखिर किसके साथ जाएगा, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो 2027 के चुनाव में सत्ता की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकता है। और इसी को लेकर अब सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लगातार कार्यक्रम ये संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी हुई है, खासकर गैर जाटव दलितों के बीच, जहां पिछले चुनावों में उसे बड़ा फायदा मिला था। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने कोर जाटव वोट को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए इस पूरे समीकरण को तोड़ने की रणनीति बना रही है। अब जरा आंकड़ा समझिए, हर 5 में एक वोट दलित होता है, यानी 21% सीधा असर हर सीट पर। और अगर ये वोट एकजुट हो गया तो अकेले दम पर सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर बिखरा रहा तो वही पार्टी आगे निकल जाएगी, जिसकी बूथ लेवल रणनीति सबसे मजबूत होगी। तो सवाल सीधा और बेहद अहम है, क्या बीजेपी बना रही है नया सोशल समीकरण? क्या बीएसपी अपना पारंपरिक वोट बचा पाएगी? क्या एसपी इस वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का रास्ता 21% दलित वोट ही तय करेगा? आज के बहस में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, किसके पास कितना सपोर्ट है और आने वाले चुनाव में दलित वोट किस तरफ झुकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी की सियासत और सत्ता का दरवाजा अब इसी 21% के सहारे खुलने वाला है। मेहमान भी जुड़ेंगे, वार्तालाप भी करेंगे, चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी की सियासत में एक बार फिर 21% दलित वोट बैंक चर्चा के केंद्र में आ गया, क्योंकि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आता दिख रहा है, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल इस अहम वोट बैंक को साधने की रणनीति में जुट गया है। और इसी बीच नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार कार्यक्रम ये संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यूपी की सियासत में 21% दलित वोट बैंक को सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है, क्योंकि राज्य की कुल आबादी में दलित समुदाय करीब 5वें हिस्से के बराबर है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जाटव समाज का है, जिसे परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। जबकि पारसी, वाल्मीकि और अन्य गैर जाटव दलित वर्ग पिछले कुछ चुनावों में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि ये 21% वोट बैंक पूरी तरीके से एकजुट नहीं, बल्कि कई हिस्सों में बटा हुआ माना जाता है। यूपी में दलित वोट बना बड़ा फैक्टर, हर 5 में से एक वोट बेहद अहम। 2027 चुनाव में निर्णायक भूमिका तय, सभी दलों की नजर इसी वोट बैंक पर। पश्चिमी यूपी में बड़ी राजनीतिक हलचल। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो जाटव केंद्र का बड़ा हिस्सा अब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के कारण उसका पूरा फायदा बीएसपी को नहीं मिल पा रहा है। वहीं गैर जाटव दलितों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए इसको टारगेट करने में जुटी हुई है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है और हर सीट पर समीकरण बदलते दिख रही है। जाटव वोट का झुकाव बीएसपी के साथ, गैर जाटव दलित बीजेपी की ओर। समाजवादी पार्टी भी सेंध लगाने में जुटी, तीनों दलों में सीधा मुकाबला बनता दिखा। वोट बैंक पूरी तरह बटा हुआ, हर सीट पर अलग समीकरण बनते दिखे। 2027 के चुनाव को देखते हुए साफ नजर आता है कि अगर दलित वोट एकजुट नहीं होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा उसी पार्टी को मिलेगा जिसकी ग्राउंड मैनेजमेंट और बूथ स्तर की पकड़ मजबूत होगी। और फिलहाल बीजेपी गैर जाटव दलितों में अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रही है,
बीएसपी अपने कोर वोट को संभालने में लगी है, जबकि एसपी इस पूरे समीकरण में नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये तय होने वाली है कि आने वाले चुनाव में सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। 2027 में दलित वोट तय करेगा सत्ता। एकजुट हुआ तो बदल देगा पूरा खेल, बटा रहा तो फायदा बीजेपी को। बीएसपी को कोर वोट बचाना जरूरी। तो साफ है कि यूपी का 21% दलित वोट बैंक है 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है, क्योंकि अगर ये एकजुट हुआ तो सत्ता की तस्वीर बदल देगा, और अगर बिखरा रहा तो वही पार्टी जीत की तरफ बढ़ेगी जिसकी रणनीति और जमीनी पकड़ सबसे मजबूत होगी। और यही है आज की सबसे बड़ी बहस। 21% का सियासी गणित आखिर किसके पक्ष में बैठेगा? तो 21% क्या बनेगी सरकार, और यही सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है यूपी में। इन सवालों के जवाब तलाशी के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे तारुफ करा देती हूँ, आलोक वत्से बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। सरोज यादव सपा की नेता है, दीप्ति सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ है, आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे पहले दीप्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या सच में ये 21% का वोट बैंक जो है वो किंग मेकर साबित कर सकता है, या ओवर एस्टिमेट ये बस दिखाया जा रहा है? क्या है सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो सही है, यही दिख रहा है कि 30 से 24% जो दलितों का वोट है वो किंग मेकर साबित हो सकता है, और इसमें भी ये काफी ज्यादा प्रभावशाली है। अभी आपसे ही मैं सुन रही थी कि हर 5 में 1 वोट जो है वो दलितों का है। अब दलितों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है, जाटव और गैर जाटव में बटा हुआ है। तो ये जितने भी आज के जो मजबूत दल है, मैं 3 ही दल को कहूंगी, 4 ही दल को कहूंगी कि यही लोग हैं। तो जैसे यूपी में भी बीजेपी की सत्ता बहुत ज्यादा रही है, फिर बीएसपी की है और समाजवादी पार्टी, 3 की बात है। इसमें बीएसपी को जिस तरीके से पिछली बार इनको पूर्ण बहुमत से जो वोट मिला था, वो साफ तौर पे ये दिखाते कि किस तरीके से दलितों का वोट एकजुट है, वो किस लेवल पे अपने नेता को या अपने दल को जितवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हाल के समय में देखा गया है कि जो मोदी टीम, बीजेपी और योगी जी की जो टीम है, ये काफी ज्यादा दलितों को खुश करने में लगी है, और गैर जाटवों की जो संख्या है काफी हद तक बीजेपी की तरफ मुड़ते हुए दिख रही है। पर अभी भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ आ जाएंगी। अभी भी सपा की तरफ है, जो कि ज्यादातर मुस्लिम और यादवों की जो ग्रुप है वो अभी भी उनकी तरफ है। जाटव भी बटे हुए हैं, और गैर जाटव की कुछ संख्या अभी बीजेपी की तरफ मुड़ती हुई दिखती है। तो ये काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यूपी की सरकार को बनाने और बिगाड़ने में पूरा साथ देते हैं। तो भी मुझे ये लग रहा है कि जो आप लोगों के आंकड़े हैं बहुत हद तक सही आंकड़ों के साथ आप बात कर रही थी, और उसमें मेरे पास भी ऐसे ही कुछ आंकड़े हैं जिसमें कि किस तरीके से किंग मेकर ये दलित साबित हो सकते हैं। जाटव तो ज्यादातर देखिए 90% मैं कह सकती हूँ कि ये बसपा के साथी में, बसपा के अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे, थोड़े बहुत जाएंगे तो सपा में जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी की जो रणनीति है वो गैर जाटवों को अपने में समेटने में लगी हुई है, और पूरी तरीके से उनको मालूम है कि जो वो भी आंकड़ों पे चल रहा है, और ये जो आंकड़े हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स है कि अगर बीजेपी को फिर से सत्ता में आना है तो उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो गैर जाटव हैं वो उनके पास रहे, और ये काफी निर्णायक होगा, क्योंकि अगर गैर जाटव की संख्या भी हम लोग देखते हैं तो ये भी 7-8%। बिल्कुल यही सवाल जो है लगातार उठाए जा रहे हैं। आलोक जी, क्या यह सच है कि 21% वोट बैंक को साधने की तैयारी बीजेपी कर रही है? पहले से ये काम चलता आ रहा है? आलोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा जोड़ने की कोशिश। हाँ, आवाज मिल रही है। क्या यह सच है कि 21% वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, या पहले से कार्य चलता आ रहा है, लय में ही चल रहा है बस? देखिए, हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हम शुरू से ही सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जब भी हमारी सरकार वहां 2 बार से प्रचंड बहुमत से बनी हुई है। अच्छा। और आगे भी हम इनको लेके चलेंगे, और आज फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा दलित एमएलए, चेयरमैन, विभिन्न परिषदों के मुखिया और एमपी पूरे देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हमारा लक्ष्य है कि सबको साथ लेकर चलना, जितनी जन कल्याणकारी नीतियां हैं सबको प्रभावित कराना, सबको पूरा पूरा लाभ देना, और इस
मामले में हर जाति हर वर्ग को हमने साधने की कोशिश की है। 21% तो बहुत ज्यादा है, इनको भी साधना है, इनके लिए भी सतत प्रयत्नशील है हम लोग, इनके उत्थान के लिए। और हमें कहीं शक शुबा नहीं है कि 2027 में इनका अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। पर सर सवाल तो ये भी उठाए जा रहे विपक्ष की तरफ से कि सबसे ज्यादा जो अपराध है वो यूपी में दलितों के साथ ही होते हैं, तब सरकार कहा रही है, लेकिन वोट मांगने पे सरकार तो सामने आ जाती है। देखिए, ये यूपी वो यूपी नहीं है जो समाजवादी या बसपा के समय का था। आज वहाँ शांति व्यवस्था कायम है, छिटपुट घटनाएं होती हैं, उसको भी हम कंट्रोल करने की पूरी कवायद करते हैं। और किसी वर्ग को नहीं, किसी के साथ भी अगर अपराध होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। आज यहाँ माफियाओं का दौर, बलात्कारियों का दौर लगभग समाप्त हो चुका है और वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अच्छा। अब और भी स्थिति को जो सुधारने की कवायद है उसमें हम दिन रात प्रयत्नशील हैं और हम इसको और अच्छा करने की कवायद करेंगे। ठीक है सरोज जी, क्या सिर्फ सपा का पीडीएफ फॉर्मूला सिर्फ स्लोगन के लिए है, धरातल पर भी कुछ कार्य हो रहे हैं पीडीएफ को लेकर? देखिए बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फार्मूले पर चल रही है और सबको साथ लेकर चल रही है, हर वर्ग को लेकर चल रही है, चाहे वो सबसे निचले तबके का हो या अगले उचले तबके का हो। और पीडीए केवल कहने के लिए नहीं था, पीडीए का मतलब है पीड़ित, वंचित और जो है शोषित समाज, जितना भी समाज है, कोई भी समाज हो, वो सबको लेकर चलने का काम कर रही है। और ये आने वाले टाइम 2027 में ये दिखेगा, जिस तरह से 24 के चुनाव में पीडीए साथ रहा है और वैसी तरह से 27 में भी रहेगा। अभी हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा कि गुंडों की पार्टी, गुंडे खत्म हो रहे, गुंडा राज खत्म हो रहा है। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आज अगर सबसे ज्यादा महिलाओं के रेप की कांड सबसे ज्यादा इनके सरकार में हो रहा है और कोई और नहीं, विधायक और मंत्री और इनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनके केसेस सामने आते हैं। तो इनको तो जो है जिस तरह से कह रहे हैं वो गलत है। और दूसरा ये कि और कुछ काम भी नहीं हो रहा है। अगर यही पीड़ित बच्चों के साथ होता और उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं क्योंकि इनकी विधायक मंत्रियों को बचाने के लिए। लेकिन जो है अगर देखा जाए तो जो हमारा समाज है, जो यानी कि पिछड़ा जो चल रहा है, वो अब उभर कर आ गया, वो जागरूक हो रहा है और उसको पता है कि किसने मेरा शोषण किया है, किसकी वजह से मेरा हक और अधिकार छीना गया है। तो वो समझ चुका, वो अपने आने वाले समय में उसका जवाब भी देने का काम करेगा और वो डबल इंजन की सरकार को समझ चुका है। तो यानी कि काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दिखावाबाजी है। बिल्कुल, देखिए इनका कागज पर सारे काम है। अच्छा। पूरा इनका कोरम पूरा हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। ये इन्होंने कहा कि मैं व्यवस्थित कर दूंगा, सबका साथ सबका विकास की यह बात करते हैं। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये अपना साथ अपना विकास कर रहे हैं। वो कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम करके सरकार कर रही है। बाकी जो जमीनी स्तर पर जो जनता है, जिसने इनको वोट करके सरकार बनाई है, उनका ये शोषण कर रहे हैं। आज भी शोषण हो रहा है उन लोगों का। ठीक है, रही बात निचले तबके के, जिसको वोट साधने की बात कर रहे हैं, आलोक जी जवाब दीजिए फटाफट, फिर दीप्ति जी के पास जाऊंगी। काम सिर्फ कागज पे हो रहे हैं, धरातल पर नहीं। बहन सरोज ने जो बातें कही हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। आपके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। आज कोई अतीक अहमद नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है, कोई मुख्तार अंसारी है, कोई आजम खान है। आज वहां अमन चैन की राज है। और रही बात बलात्कारियों की, तो अयोध्या में इनके एक एक्स एमएलए ने 12 वर्ष की घरेलू नौकरानी को गर्भवती कर दिया। क्या एक्शन लिया इन्होंने उसके ऊपर? और दूसरे एमएलए ने जब ये कांड किया, वो शायद मैं भूल रहा हूं जगह का नाम, और उसके ऊपर अखिलेश जी ने कहा कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। झूठी बात है। और डीएनए टेस्ट में भी साबित हो गया कि हाँ ये वही व्यक्ति है। क्या इन्होंने उसको पार्टी से निकाला? तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। ये एक पार्टी के लोग हैं, जब ये सत्ता में आएंगे तो अपने परिवार के 30-35 आदमी को विभिन्न जगहों पर सुशोभित करा देंगे। यही है इनका समाजवाद। क्या ऐसे समाजवाद से जनता का खुशहाल होना है? और इन्होंने पहले एमवाई समीकरण बनाया, जब वो दरक गया तो उसके बाद इन्होंने पीडीए बनाया।
पीडीए में भी बहन मायावती ने बहुत बड़ी रैली की थी, तो डी तो उनके साथ खड़ा नजर आया उस रैली में, तो पीडीए का डी घसक गया, तो अब ये पीए लेके चल रहे हैं। तो इनकी बातों पर जनता को दोबारा से जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए, अमन चैन और खुशहाली में जीना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश हर मामले में प्रगतिशील है, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, रोड के मामले में हो, मेट्रो के मामले में हो, अस्पताल के मामले में हो, एयरपोर्ट के मामले में हो, या वहां इन्वेस्ट करने के मामले में हो, हर चीज में समाज आगे की ओर है। तो ऐसे में जनता दोबारा से ऐसे लोगों को नहीं लाएगी जो दोबारा से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लाकर वहां तांडव कराना चालू ठीक है। सरोज जी, जरा एक बात बताइए, कल जब अखिलेश यादव ने नीला गमछा डाला था तो मायावती जी ने कमेंट किया था कि ये नीला गमछा सिर्फ हमारा है, हमारा ही अधिकार, इसका क्या मतलब है? देखिए, किसी को धारण कर लेने से हमारा तुम्हारा थोड़ी ना है, विचारधारा ही लेस होनी चाहिए, वो विचारधारा है हमारी, हम लोग अपनी विचारधारा पे चल रहे हैं। और नीला गमछा पहनना या हम दलित समाज हमारा भाई है, हमको उसको साथ लेकर चले तो वो कोई गुनाह तो है नहीं, उनका अपना विचार है, उन्होंने तो पिछले चुनाव में मायावती के साथ विचारधारा क्यों नहीं मिल पाई थी? अरे आपने देखा नहीं, 19 में हम लोगों से गठबंधन करके ही चुनाव लड़ा गया था फिर, और उसके बाद भाई देखिए, जब विचारधारा की है, जब उनकी विचारधारा मिलेगी तो वो करेंगे। रही बात जो अभी ये कह रहे हैं कि रेपिस्ट की बात करते हैं, अभी आप ही लोग चैनल पर दिखाते हैं कि कहीं हाईवे पर उनका विधायक रेप कर रहा है, कहीं ऑफिसेज में कर रहा है, ये सब नहीं दिखाई देता है इन लोगों को, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। इनकी खुद महिलाएं इनकी पार्टी की महिलाएं खुद शोषित पीड़ित हो रही हैं, क्या उस पर कोई नहीं? अभी एक महिला बहुत चिल्ला कर कह रही थी कि भाजपा के विधायक मक्कार हैं, गद्दार हैं। तो और अभी हमारे यहाँ नारी वंदन जो उसका प्रचार कर रहे थे, हमारे अयोध्या में ही महिला ने अपने पार्षद पद से रिजाइन कर दिया क्योंकि पीड़ित थी वो। ठीक है, तो ऐसे ही जब इनके पार्टी के लोग ही पीड़ित हो रहे हैं तो ये दूसरे को क्या ही न्याय दिला पाएंगे? वो तो साफ तौर पे दिख रहा है। दीप्ति जी, अगर 21% वोट बैंक की बात की जाए तो इसका क्या गणित है तमाम पार्टियों के लिए, और यूपी में इसका जो वर्चस्व है वो कहाँ नजर आता है? देखिए, इसका गणित 2-3 भागों में बंटूंगा। आप ध्यान से देखें तो जाटव, गैर जाटव के अंदर भी बहुत सारे समाज है, वाल्मीकि समाज है, पारसी समाज है ना, और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बसपा की तरफ है तो कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ है। लेकिन हाल के सालों में हमने ये देखा है कि जो गैर जाटव है, कुछ, सारे नहीं, तो मैं अगर परसेंटेज पे आप चल रही है शुरू से 21% बोलिए, जबकि मेरे आगे 4% के आसपास दलितों को बताते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ जो बसपा के तरफ है वो 7-8% है, सपा के तरफ से है वो भी 7-8% पे ही कहीं बनता है, क्योंकि ये जो गैर दलित और दलित के बीच में यहाँ जो बंटवारा है मुसलमानों का है, कुछ और कई जातियां हैं जो गैर जाटव है वो उनके तरफ है। लेकिन मैक्सिमम अब मुसलमान भी, क्योंकि कुछ इस तरीके के पिछले बार के समीकरण रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ है गैर जाटवों के साथ साथ मुसलमान भी आ गए हैं, कुछ यादव भी आ गए हैं, तो यहाँ इनकी संख्या भी 8-9% के आसपास बनती है। क्योंकि क्लियर कट किसी के पास पूर्ण बहुमत इनका नहीं है दलितों का, तो जो 21 और 24% का जो हम लोग समीकरण लेकर चल रहे हैं वो 7-8% के बीच में कहीं पे सबके पास है। लेकिन इस तरीके के बंटवारे ने कुछ ऐसी दिक्कत और जद्दोजहद करती है कि ये किंग मेकर नहीं हो पाएंगे अगर ये एकजुट होते। ये जाटव गैर जाटव की जो क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन है ये नहीं होते तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रख पाते, क्योंकि फिर इनको वो मुंह मांगी चीजें मिलती जो ये चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इनके बीच ही मतभेद है तो ये सरकार बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करेंगे, बट स्टिल इनके वोट बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि अगर 8% का वोट भी अगर किसी को गारंटी मिल जा रही है किसी भी दल के लिए तो काफी हद तक उनको सपोर्ट मिलेगा, निर्णायक नहीं होगा। निर्णायक ये तब होता जब ये सारे इकट्ठे होकर किसी एक को सपोर्ट करते, या सपा को करते, या बसपा को करते, या बीजेपी को करते। पर इनको खुद पता है इन सबको कि हम चाहे एड़ी चोटी का एक जोड़ इकट्ठा कर ले, इनको इकट्ठा नहीं किया जा पा रहा है। ये कई मदों पे बटे हुए हैं और सब अपनी अपनी डिमांड्स पे। सिर्फ इसमें जाटव है जो एक तरफ है और वो बिल्कुल बसपा को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाह रहे।
लेकिन बाकी के जो है ना दलित, जिसमें वाल्मीकि समाज हो गया, धोबी समाज हो गया, बाकी पिछड़े और भी कई समाज है, ये कई खेमों में बंट गए। अब इन कई खेमों के बंटने का खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग जो जैसे बसपा का रहा है, उस तरीके से इनका कोई अपना मैनिफेस्टो होता है कि भाई हम लोग बिल्कुल जो लोअर लेवल के जो लोग हैं या गैर नीची जाति के जो तबके, इनको हम पकड़ के रखेंगे, इनके लिए ही हम काम करेंगे। यहाँ पे बटते हुए लोग, बटती हुई भाषा, और यही वजह है कि बट गया इनका समाज, और इसकी वजह से इनका जो वोट कमजोर पड़ा है, इसको निर्णायक नहीं कह सकते। हाँ, अगर जिस भी पक्ष में 8% 9% जाता है, काफी ज्यादा महत्व रखता है इस बात का कि हाँ ठीक है, उनको एक ठीक ठाक वोट मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत दिलाने में या इनको पूरी तरह से किसी भी पार्टी को क्लियर कट उनको जनता की आगाज देने में थोड़ी सी इसमें कहीं मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बिल्कुल सही है 21 to 24%, लेकिन ये आंकड़े आप किसी एक जगह नहीं होने से अब दिक्कत नहीं। हम लोगों के हिसाब से जो हमारे ये दिख रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़ों पे हम लोग जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो ये यूपी में बटना इनका यूपी में इनके पावर को कम कर दिया। ठीक है आलोक जी, क्या ये सच है कि पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले धरातल पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से सहारनपुर से ये रैली निकाली गई? 2027 के भी 7 बजने क्या शुरू हो गई है? किसी भी दल के पूरा अधिकार है कि वो अपने नेताओं को उतारकर वोट की अपील करे, और हमारे यहाँ पहले नेता है तो बाद में नेता है, पहले वो कार्यकर्ता है। तो नरेंद्र मोदी जी एक कुशल कार्यकर्ता, पहले नेता है बोला आपने, एक गलती से सच निकल गया। नहीं, वो गलती तो गलती से सच निकल आपने गया। देखा है मोदी जी, सच की बात नहीं है, मोदी जी किस तरीके से प्रचार करते हैं ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार वो प्रचार में रहते हैं, और उनके प्रचार से इतनी लाभ होता है ये भी आप छिपा हुआ नहीं है। तो हर दल नेताओं को उतारकर वो जितना मैक्सिमम अट्रैक्ट कर सके जनता को, वो करने की कवायद करते हैं। ये हर दल वाले लोग करते हैं, लेकिन आज मोदी जी की लोकप्रियता, उनके प्रति विश्वास जनता का अटूट है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में फिर से एक बार यूपी में भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। आज तो वैसे भी हमारे लिए खुशी का दिन है कि आजादी के बाद पहली बार हमने बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री स्थापित किया है, और तीसरी बार हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और आज देश की जनता, राज्य की जनता विकास की ओर उन्मुक्त है। सपा कह रही है कि वो सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, क्यों सरोज जी? देखिए दावे अब तो ओबीसी SC ST ही तय करेगा कि हमें सरकार किसकी बनानी है। बड़ा कॉन्फिडेंस है लेकिन आपके अंदर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोग जाग गए हैं। उनको ये पता चल गया कि मेरा हक किसने छीना है। तो अब वो समझाएंगे 27 में, वो अपने वोट के माध्यम से ही समझाएंगे। और मोदी जी को एक वो चाहिए, बस केवल एक कठपुतली चाहिए, बाकी उनको नेता नहीं चाहिए उनको। इसीलिए वो किसी को आगे नहीं करते, वो सब अपना ही करेंगे, क्योंकि किसी को बढ़ाना तो है नहीं। तो सीएम योगी क्या कठपुतली है प्रधानमंत्री की? बिल्कुल है ही ये सब। अभी आप बिहार के जो मुख्यमंत्री बनाए गए, जो आज शपथ लिए हैं, आप उनकी डिग्रियों को देख लीजिए, उनका भी देख लीजिए क्या है। अब उस पर मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो भाई अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन आप सर्वे करिएगा कि उनकी डिग्रियां कैसी हैं। डिग्री से शपथ लेते हैं, काम से शपथ लेते हैं? नहीं, काम भाई तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वैसे ही वो अपना ढूंढ रहे हैं। भाई अगर आपके पास विवेक होगा तभी तो आप निर्णय लेने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। लेकिन जब आप अच्छे पढ़े लिखे होगे, सोशलिस्ट होगे, सामाजिक होगे, तभी आप जनता के हित के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब आप फर्जी डिग्रियां लेकर बैठ जाएंगे तो उसी तरह से फर्जी काम भी होंगे। आप देखिएगा आने वाला समय बिहार का कैसा होगा, शिक्षा तो बेकारी हो जाएगी। आलोक जी फटाफट जवाब दे दीजिए, फिर दीप्ति जी के पास जाऊंगी। देखिए, योगी जी को जो कठपुतली बता रही हैं मोदी जी का, क्या देश का कोई आदमी इसको स्वीकारेगा? कठपुतलियां इनके यहाँ होते हैं, और इनके मंत्री जाते हैं जेल, इनके मंत्री स्कैम में फंसते हैं। भाजपा का दीजिए, फिर आपके यहाँ भी लाइन लगेगी।
क्योंकि जितना करप्शन आपकी सरकार में हुआ है उतना किसी सरकार में हुआ नहीं है। जितना भ्रष्टाचार, जितना अत्याचार, जितना जुल्म हो सकता है, सब मंत्री विधायक अपना मुकदमा स्वयं वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार है। नहीं तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने अपना मुकदमा खुद ही वापस ले लिया है, अपना क्लीन चिट दिखा दिया? ये तो बड़ी बात है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ही मुकदमा साफ कर दिए। तो ये बात है ना कि आप कुर्सी पर बैठ गए तो आप सब पवित्र हो गए हैं। और ठीक है, आलोक जी के पास आऊंगे, लेकिन दीप्ति जी इसका जवाब दीजिए, क्या कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कहता है आपका गणित? देखिए, जिस तरीके की बातें यहाँ भी हो रही है, एजुकेशन की बात, हमारे यहाँ नौकरशाही का मतलब है कि जो हमारे यहाँ IAS उनके अकॉर्डिंग एक तरह से वही बैक ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ आपके सरकार को बनाने के लिए कहीं भी शिक्षा की बात नहीं कही है कि अगर कोई आपका मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी शिक्षा में ये होनी चाहिए। तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है जिसपे डिस्कशन हो रहा है या तो कोई मायने नहीं रखता। मुझे तो लगता है कि इन शब्दों को, इन बातों पे मुझे कहीं जवाब भी हम लोगों को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब है ही नहीं तो इस बारे में क्या बात करना। कितने एजुकेटेड है आपके प्रधानमंत्री या आपके राष्ट्रपति के लिए जरूर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि दैट पर्सन शुड बी ग्रेजुएट, और बहुत सारे और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। राज्यपाल के लिए भी है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि है। जनता जिनको पसंद करेगी वही आपके सामने सत्ता में आएंगे और वही आपके हेल्प करेंगे, सर्विस करेंगे। कहने की बात है, राज करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बाकी शिक्षा की बातें हैं ये बेसलेस बातें हैं और इस पे कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा जब करना शुरू करेंगे तो ना जाने आगे पीछे कितनी बातें निकलनी जाएगी और फिर ये बातें हम डीरेल हो जाएंगे अपने मेन मुद्दे से। कुल मिलाकर ये बहुत जरूरी है कि धरातल पर काम कितना हो रहा है और कितना लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरोज जी और दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में यूपी में अब 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे करके तमाम पार्टियां एक्टिव हो रही है धरातल पर। अब देखना होगा ये वर्चस्व कहां तक जाता है, लड़ाई कहां तक जाती है और क्या परिणाम मिलता है। चलो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TV100।